हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लीज और रेंट दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों है तो दोनों भाड़े के प्रकार ही, जैसे कि भाड़ा कहते हैं आप, कि दोनों है तो भाड़ा ही, या लीज भाड़ा कहो या रेंटिंग भाड़ा कहो, दोनों है तो भाड़ा ही। दोनों में क्या फ़र्क है और सिर्फ लीज वाले को ही क्यों लोन मिलती है, रेंट वाले को क्यों नहीं मिलती, आप आधे में ही समझ जाओगे कि ये जो वीडियो है उसका मेन पर्पस क्या था। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पीछे वाली वीडियो में, कि आप लीज के ऊपर कैसे लोन ले सकते हो। मैक्सिमम मैंने 10 लाख या 5 लाख तक करा था, जो मेरे यहाँ पे लागू पड़ती है। मैक्सिमम 10 लाख तक जाता है, उसकी जो एसेंट है उसकी कीमत कुछ ज़्यादा हो तो, बाकी तो 5 लाख तक तो हो ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं। तो लीज और रेंट दोनों में क्या फ़र्क है। तो नॉर्मली आप देखोगे तो लीज होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। और रेंट होता है वो ज़्यादातर 11 मंथ यानी कि 11 महीने का होता है। वो हर साल बदलता रहता है। और लीज का क्या रहता है कि एक बार ही बनी रहती है, कि 15 साल 10 साल या 5 साल, जैसा भी सामने वाली पार्टी हो, जिसको जितनी लीज लेनी हो टाइम के लिए। तो मोटा मोटा देखे और शॉर्टकट में देखे तो शॉर्ट टाइम के लिए रेंटल एग्रीमेंट बोलते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए लीज एग्रीमेंट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ओके, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे बड़ा फ़र्क है कि लीज एग्रीमेंट होता है उसमें 3 या 5 साल के बाद रेंट का इनफ यानी कि इंक्रीज होता रहता है हर 5 या 3 साल में। और रेंट एग्रीमेंट में क्या रहता है कि आप हर साल उनका रेंट का जो भी एग्रीमेंट है उनमें इंक्रीज होता रहता है। ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं होता है। कोई अच्छा लैंडलॉर्ड हो तो वो भी 3 साल और 5 साल जो बैंक वगैरह रहते हैं वैसे ही वो काम करते हैं। पर कई जगह ऐसा होता है कि रेंट एग्रीमेंट वाले रहते हैं, उनका थोड़ा ज़्यादा पेमेंट हो जाता है 5 साल के आसपास, अगर उन्होंने रेंट से ली है। अगर उन्होंने लीज से ली है तो कंपैरिजन में उनको थोड़ा कम पड़ता है। ओके, तो किस टाइप में क्या अच्छा होगा। अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं है आपका, जैसे कि एसेंट हो, या जैसे रेंटिंग का मैं बताऊं तो आपने कार रेंट पे ली 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 महीना, या ओला उबर आप देखते हो तो 1 दिन 2 दिन के लिए, या फिर जूम कार वगैरह देखते हो तो उसमें भी 1 महीने 15 दिन 20 दिन वगैरह उनमें हो जाती है, तो रेंटल कार हो जाती है। और उसमें ही जैसे कि आपने कोई क्रेन ले ली 1 दिन के लिए तो रेंट में, ये सब रेंट में आ जाती है। पर आपने कोई ऑफिस ली 5 साल 10 साल 15 साल के लिए तो वो लीज में आ जाती है। 5 साल का आपने ऑफिस ली, या फिर घर आपने 5 साल के लिए लिया, या फिर अपना कोई भी एक एसेंट जो कार आपने 5 साल के लिए ली वगैरह वगैरह, तो वो सब किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं सब लीज में, लीजिंग में। ओके, और दूसरा फ़ायदा तो नहीं कह सकते, पर एक बीच में रेंट में और लीज में थोड़ा एक डिफरेंस और भी रहता है कि रेंट एग्रीमेंट वाला आपको एक शॉर्ट नोटिस में आपको खाली करने के लिए बोल सकता है। जैसे कि आज उन्होंने बोल दिया कि सर आपको 1 महीने बाद खाली करना होगा, यानी कि शॉर्ट नोटिस में ऐसा भी बोल देते हैं कि आपको 15 दिन में खाली करनी होगी। एकदम शॉर्ट नोटिस में जो आपको रेंट एग्रीमेंट वाले लोग कर सकते हैं, पर लीज वाले में उनका एग्रीमेंट एक्चुअली 10 या 15 साल के लिए सेट हुआ है। तो जो उनका लैंडलॉर्ड है वो, और वो खुद जो कस्टमर है वो, उनके लीज लोन में यानी कि लीज में उनको प्रॉपरली लिखा हुआ रहता है आपकी 1 साल की पेनल्टी या 6 महीने की पेनल्टी आपको भोगनी पड़ सकती है। 1 साल या 6 महीने के उनका जो भाड़ा है, जो उनका
भाड़ा है उनकी पेनल्टी लगती है। जैसे कि 10,000 का हो तो वो 6 महीने का 60,000 रुपया हो जावे। वैसे 20,000 25,000 तो भाड़ा रहता ही है बड़ी सिटियों में, तो वो हिसाब से उनका भाड़ा का 6 महीने से 1 साल की पेनल्टी तक लग सकती है। पर रेंट एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ या कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है। और दूसरा फ़र्क ये भी रहता है कि आप लीज एग्रीमेंट वाले जो भी लोग हैं वो 5-10 साल से एक जगह होते हैं, तो वो ओनर के पास से एक दावा भी कर सकते हैं, बोल सकते हो कि दावा कर सकते हैं कि सर ये मुझे ये ज़मीन, मकान या ऑफिस मुझे दे दीजिए। दोनों का जो भी बीच का जो उनका कीमत नक्की हो है वो उनसे कम में वो ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास भी एक प्रूफ है कि ये 15 साल से मैं इधर ही हूँ। और रेंट एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं रहता, ओनर ही रहता है, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं रहता। पर इधर लीज़ वाला अगर अच्छा आदमी होने 10 साल से ऊपर उसने लीज़ पे वो चीज़ ले ली हो तो वो एक बार ये काम कर सकता है और उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब वो सब आपके ऊपर है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करनी है, ऑफिस, कार या कुछ भी हो, तो आप रेंट पे जाइए। रेंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पर आप वही शहर में रहते हो और अब आपको ख़रीदनी नहीं है कोई भी ज़मीन, और उनके बदले आप अपना बिजनेस में यूज़ करना चाहते हो आपका पेमेंट, तो आप 100% लीज़ के ऊपर जाओ, क्योंकि उसमें 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जैसा लैंडलॉर्ड आप हो। ज़्यादातर लोग 5 साल के ऊपर ही लीज़ करवाते हैं, लैंडलॉर्ड हो वो उनके ऊपर कुछ फ़ी वगैरह लेते हैं, पर ज़्यादातर केसों में 5 साल के आसपास तो होता ही है। तो वैसे टाइम में आप लीज़ के ऊपर ही लीजिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो बिज़नेस करना है, 5 साल 10 साल के लिए, और साथ में ही आपको खुद के बिज़नेस भी बढ़ाना है। इसलिए क्योंकि आप अभी प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप चाहकर भी इतनी ज़्यादा ले नहीं सकते। नहीं, अभी लोन के लिए भी आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो तो आपको लोन भी नहीं मिल सकती। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप लीज़ के ऊपर वो दुकान ले लीजिए या घर ले लीजिए या आपके जो भी एजेंट है वो ले लीजिए। तो चलो, शायद आपको लीज़ और रेंट में थोड़ा बहुत समझ पड़ गया होगा। और लीज़ के ऊपर इसलिए लोन ले सकते हैं क्योंकि वो 10 या 15 साल या 25 साल तक की लंबी लीज़ पे रहती है, और वो प्रॉपर्टी के जो ओनर रहते हैं उनके पास अभी वो ऑथोराइज नहीं रहते अभी के टाइम में 5 साल 10 साल के लिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और लीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 साल की लोन ही होती है, इसलिए आपके 5 साल के ऊपर वाली लीज़ है, 10 साल के ऊपर वाली लीज़ है, तो आपको 5 से 10 लाख रुपया तक आपको उनके ऊपर मिल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके खाली जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए, इनकम के प्रूफ वगैरह हो गए और नॉर्मल KYC हो गए, तो आपको आराम से लोन भी उनके ऊपर मिल जाती। तो चलो, हम यही बात पे यहाँ ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में भी कुछ ऐसा ही कुछ लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका और मेरा दोनों का जो अच्छा सा रिलेशन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो चलो, चलते हैं।